छात्रों, वही खाता कक्षा 12वीं अध्याय 5 के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे साझेदारी का अवकाश ग्रहण और मृत्यु। इसके पूर्व हमने जो है साझेदारी के अवकाश ग्रहण के बारे में जाना कि फर्म से किन्हीं कारणों से यदि कोई साझेदार अलग हो जाता तो उस स्थिति में फर्म का जो हिसाब किताब है वो किस प्रकार से किया जाता है और उसको भुगतान जो है किस प्रकार से किया जाता है, इसका अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया। इसके बाद अब हम आज यहाँ देखेंगे कि यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती तो यहाँ पर दोनों में जो मुख्य अंतर है कि अवकाश ग्रहण के एक निश्चित टाइम होता है, या जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करना चाहता है तो उसके पहले प्रॉपरली सूचना वो विभिन्न साझेदारों को फर्म को देता है। लेकिन मृत्यु का कोई निश्चित तो है नहीं, मृत्यु कभी भी किसी भी दिन किसी भी स्थिति में हो जाती है। ऐसी स्थिति में साझेदारी का जो पुनर्गठन है, जो उसका मृत्यु साझेदार जो मृत हो गया उसका हिसाब किताब अचानक किया जाता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म का हिसाब किताब किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही सभी साझेदारों को जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती है उसका भुगतान जो है मृत साझेदारों के उत्तराधिकारियों को किस प्रकार से किया जाता है। इन दो बिंदुओं को हम आज यहाँ पर देखेंगे, साझेदार की मृत्यु और उसके बाद संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का भुगतान। तो यहाँ पर हमारे सामने है साझेदार की मृत्यु। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वो हमेशा के लिए फर्म में से चला जाता है और मृत्यु होने की दशा में फर्म में वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर होती है, परंतु दोनों में कहीं ना कहीं कोई मुख्य अंतर है जो अभी मैंने बताया कि जैसे मृत्यु, पहला तो यह है मृत्यु किसी भी समय हो सकती है और उसी समय मृतक साझेदार का हिसाब तैयार करना होता है। अर्थात जिस तिथि में साझेदार की मृत्यु हुई उस तिथि तक जो मृतक साझेदार का फर्म में जो उसकी हिस्सेदारी थी उसका हिसाब किताब हमें उस तिथि तक करना होता है। जबकि जब अवकाश ग्रहण करता है साझेदार तो उसका हिसाब किताब अंतिम खाते करने की तिथि को तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों में मुख्य अंतर जो है कि यहाँ पर जब मृत्यु हो जाती है तब हमें अंतिम खाते उसी दिन तैयार करने होते हैं जिस दिन साझेदार की मृत्यु हुई, जबकि अवकाश ग्रहण की स्थिति में जो है अंतिम खाते की जो तिथि है उसको हम अवकाश ग्रहण करने की तिथि में ही ले सकते हैं। दूसरा जो है मृतक साझेदार का हिसाब किताब उसके वैध उत्तराधिकारी को करते हैं, हिसाब किताब उसके वैध उत्तराधिकारी को हम करते हैं, जबकि अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है वो स्वयं हिसाब कर लेता है। यहाँ पर मृतक साझेदार का जो हिसाब किताब है उसको प्राप्त करने का जो अधिकारी है, चेक करने का जो अधिकारी है, जो उसका वैध उत्तराधिकारी है अगला, वो करता है, जबकि अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है वो स्वयं हिसाब कर लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक साझेदार की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में हमें हिसाब किताब करना होता है। दूसरा है जो मृत्यु के समय उत्तराधिकारी को देय राशि की कौन है, उस साझेदार का जो उत्तराधिकारी जो उसके हिस्से को प्राप्त करने वाला है। उसके पुत्र हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्ची हो सकती है, या कोई दूसरे दीगर भी कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जिसको उसने नॉमिनेट किया हुआ है। तो उसकी देय राशि की जो गणना हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले तो मृत्यु की तिथि तक फर्म के जो अंतिम खाते हैं वो मृत्यु की तिथि तक हमें तैयार करना है। जिस डेट पर उसकी मृत्यु हुई उस डेट तक हमें फर्म के अंतिम खाते बनाना है। दूसरा जो है मृत साझेदार के खाते में क्रेडिट पक्ष में पूंजी के अतिरिक्त चालू खाते का शेष, पूंजी पर ब्याज, जो उसको पूंजी पर ब्याज मिलता है, दिया जाता है, फिर ख्याति का आनुपातिक हिस्सा, गुडविल ख्याति में जो उसका हिस्सा है उसका जो अनुपातिक हिस्सा है वो उसको मिलेगा। पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त लाभ, संपत्तियों दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन किया गया, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया गया, उससे जो लाभ हुआ उसको हम लाभ को यहाँ लिखेंगे। साथ ही संयुक्त जीवन बीमा पत्र का आनुपातिक हिस्सा भी लिखा जाता है। जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी सभी साझेदारों की थी उसका जो आनुपातिक हिस्सा है वो भी उसको यहाँ पर प्राप्त होगा। तीसरा बिंदु जो है मृत्यु के दिन तक लाभ निकालकर क्रेडिट किया जाता है।
उस दिन तक का जो उसका लाभ था उसको निकालकर हम उसके खाते में क्रेडिट करते। चौथा बिंदु जो है, उसके खाते में डेबिट पक्ष की ओर मृत्यु के दिन तक के आहरण और आहरण पर ब्याज, ये कौन से में के खाते में डेबिट पक्ष की ओर आहरण पर ब्याज, पुनर्मूल्यांकन से जो हानि हुई, लाभ हुआ तो यहां पर क्रेडिट पक्ष में, हानि है तो पुनर्मूल्यांकन की हानि जो है ये यहां पर डेबिट पक्ष में होगी। साथ ही फर्म से लिया गया ऋण, यदि उसने कोई फर्म से ऋण लिया है और उस पर जो ब्याज उसको देना है और उस पर ब्याज अगर लिया हो तो इनको हम यहां पर लिखते हैं। इस प्रकार से उसका हम पूंजी खाता तैयार करते हैं। मृतक साझेदार का जो शेष बचेगा उसका भुगतान उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को आपसी निश्चय के अनुसार कर दिया जाता है। अभी आपसी निश्चय के अनुसार मतलब जो शेष साझेदार हैं उन सबकी सहमति के आधार पर जो है उस मृतक साझेदार के जो उत्तराधिकारी हैं उनको उस राशि का भुगतान कर दिया जाता। तो यहाँ ये जो है प्रश्न परीक्षा में अक्सर आता है कि मृत्यु के समय उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना किन किन बिंदुओं के आधार पर आप करेंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जो है फर्म में जितने भी साझेदार हैं उन सभी साझेदारों की ज्वाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, संयुक्त रूप से जितने भी 5-10 जो भी साझेदार हैं 2-4 सबका कंबाइंड जो बीमा वो कहलाती है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। अब ये इसलिए पॉलिसी इसलिए ली जाती है कि किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करने के लिए फर्म को पर्याप्त रोकड़ की व्यवस्था हो जाए। जो पॉलिसी हम लेते हैं सामान्य तौर पर इसलिए लेते हैं कि हमारे जो जीवन की क्षति हुई है उसकी प्रतिपूर्ति जो है बीमा के माध्यम से अन्य हमारे उत्तराधिकारियों को, परिवार को हो जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है फर्म सभी साझेदारों का बीमा करा के रखती है ताकि किसी स्थिति में यदि साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए फर्म में पर्याप्त रोकड़ की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए और इस प्रकार चालू फर्म के व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े। तो एक साझेदार के न रहने से हमें उसका भुगतान भी करना है और फिर फर्म का जो व्यवसाय है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन एक ज्वाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी यदि है तो हमें साझेदार को जो भुगतान करना है उसको हम बीमा के माध्यम से भुगतान करते हैं और जो फर्म हमारी चालू है उस पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, फर्म लगातार चालू है। अब यहाँ बीमा पॉलिसी की जो प्रीमियम फर्म के लिए एक प्रकार का क्या है, व्यय है। बीमा पॉलिसी पर जो फर्म के द्वारा प्रीमियम चुकाया जाता है 3 महीने में या 6 महीने में या साल भर में, वो एक प्रकार का क्या है, व्यय है। अतः इसे हम लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में फर्म के से जो इंश्योरेंस का प्रीमियम चुकाया जाता है वो फर्म के लिए क्या है, एक प्रकार का व्यय है और इसे लाभ हानि खाते में हम डेबिट करते हैं। जब बीमा पॉलिसी की रकम प्राप्त हो जाती है तो इसका विभाजन जो है साझेदारों को उनके लाभालाभ अनुपात में कर दिया जाता है, अर्थात प्राप्त राशि साझेदारों के पूंजी खाते में जमा कर दी जाती है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 तो यह है कि सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त पॉलिसी ऐसी दशा में किसी एक साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी की पूरी राशि फर्म को प्राप्त हो जाती है। ज्वाइंट स्थिति में कि मान लीजिए 4 साझेदार हैं, चारों की ज्वाइंट पॉलिसी है। अब इसमें से यदि कोई एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी की पूरी राशि क्या है, फर्म को प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या है, ज्वाइंट पॉलिसी है यहाँ पर। और दूसरा प्रकार जो है प्रत्येक साझेदार के जीवन पर पृथक पॉलिसी। 4 साझेदार हैं मान लीजिए, तो चारों की जो है यहाँ पर पृथक अलग अलग पॉलिसी है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी दशा में किसी एक साझेदार की मृत्यु की दशा में उसकी पॉलिसी की राशि प्राप्त होती है तथा अन्य पॉलिसियां जो है वो क्या रहती हैं, जारी रहती हैं। तो यहाँ पर जो है कंबाइंड पॉलिसी नहीं है, प्रत्येक साझेदार की अलग अलग पॉलिसी है। तो ऐसी दशा में मान लीजिए यहाँ पर ABC 4 साझेदार हैं जिसमें से मान लीजिए C की मृत्यु हो जाती है
तो यहाँ पर सी की पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, बाकी 3 की पॉलिसी जो है वो यथावत जारी रहेंगी। ए, बी और डी की पॉलिसी जो है यहाँ पर लगातार चलती रहेंगी। तो जारी पॉलिसियों का जो है समर्पण मूल्य ध्यान में रखा जाता है। किसी साझेदार की मृत्यु पर या निवृत्ति पर पूंजी खाते में पॉलिसी के समर्पण मूल्य में उसका भाग का समायोजन किया जाता है। तो ये जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर प्रत्येक साझेदार के जीवन पर पृथक पृथक पॉलिसियां। अब यहाँ पर हम देखें कि लेखांकन की दृष्टिकोण से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में निम्न तथ्यों को ध्यान में रखकर लेखा किया जाता है। अब यहाँ पर जो पॉलिसी ली गई है उसका जो हमें लेखा करना है पुस्तकों, तो हम किन बिंदुओं के आधार पर उसको लेखा करेंगे। पहला बिंदु जो है, जबकि पॉलिसी पर देय प्रीमियम व्यापारिक व्यय माना जाता है। जैसा कि अभी बताया हमने कि इंश्योरेंस पर जो भी प्रीमियम चुकाया जाता है वो एक प्रकार का क्या है, व्यापारिक व्यय, जिसे लाभ हानि खाते में हम डेबिट करते हैं। तो इस स्थिति में प्रीमियम की राशि को लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है। पॉलिसी के समर्पण पर या साझेदार की मृत्यु पर या परिपक्वता पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि समस्त साझेदारों, मृत साझेदारों सहित के पूंजी खाते में लाभ हानि अनुपात में यहाँ पर क्रेडिट कर दी जाती है। तो ये जबकि पॉलिसी पर देय प्रीमियम व्यापारिक व्यय माना जाता है। तो इस स्थिति में हम जनरल प्रविष्टि यहाँ पर देखेंगे कि जब पॉलिसी पर देय प्रीमियम व्यापार व्यय माना जाता है समस्त वर्षों में। पहला बिंदु जो है, जबकि यहाँ पर जब बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तो ये हो गया संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, पॉलिसी टू बैंक अकाउंट, बिंग प्रीमियम पेड, यहां पर प्रीमियम है वो चुकाया गया है। तो यहां पर जब बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया तो ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, संयुक्त जीवन बीमा जितना चुकाया गया वो टू बैंक अकाउंट। फिर जब बीमा प्रीमियम को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं, तो यहाँ पर चूंकि ये व्यापारिक व्यय है एक प्रकार का, जो भी हम प्रीमियम चुकाते हैं वो क्या है, व्यापारिक व्यय। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है उसको लाभ हानि खाते में डेबिट किया गया, अंतरित किया गया। तीसरा बिंदु जो है, पॉलिसी के देय होने पर, जब पॉलिसी मैच्योर हुई इसका भुगतान किया जाना, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी यहाँ पर साझेदार हैं ABC, उन सबको यहाँ पर ABC सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित होगी। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड और ड्यू, या तो अमाउंट प्राप्त हुआ या देय हुआ। तो यहाँ पर जो है इन 3 स्थितियों में जब हम पॉलिसी को जो है व्यापारिक व्यय, प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानते हैं। दूसरा बिंदु हमारे सामने है, जब पॉलिसी पर दिया गया प्रीमियम पूंजीगत व्यय माना जाता है। अभी हमने देखा था कि पॉलिसी पर दिया गया प्रीमियम जो है वो व्यापारिक व्यय माना जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे पूंजीगत व्यय माना जाता है। इस दशा में हम क्या करते हैं, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता खोला जाता है और प्रीमियम की राशि उसी खाते में डेबिट कर दी जाती है। यहाँ पर पॉलिसी का जो समर्पण मूल्य है उस खाते के शेष के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसे अगले वर्ष ले जाया जाता है। इस खाते का अंतर जो है लाभ हानि खाते में लिखकर हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम पूंजीगत व्यय मानते हैं तो इस स्थिति में जो है प्रीमियम की राशि को हम क्या करते हैं, उसी खाते में डेबिट कर देते हैं, और जो पॉलिसी का समर्पण मूल्य है उस खाते के शेष के रूप में हम उसे क्रेडिट करते हैं और अगले वर्ष ले जाया जाता है। इसका जो अंतर है वो लाभ हानि खाते में लिखकर उसको हम क्लोज कर देते हैं, अपलिखित कर देते हैं। फिर पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त राशि जो है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है
और खाते का जो शेष है सभी साझेदारों में वितरित यहाँ पर कर दिया जाता है। पॉलिसी की जो भी राशि मैच्योर होने के पश्चात प्राप्त होती है वो खाते का शेष जो है सभी साझेदारों में वितरित कर दिया जाता है। तीसरा बिंदु यहाँ पर जो है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता खोलना। इस स्थिति में जो है लाभ हानि नियोजन खाते को डेबिट व संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते को हम प्रीमियम की राशि से क्रेडिट किया जाता है। इस संबंध में अदा किए गए प्रीमियम से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को डेबिट, बैंक खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। अंत में संयुक्त बीमा पॉलिसी खाते को समर्पण मूल्य से क्रेडिट कर दिया जाता है और यहाँ संयुक्त जीवन बीमा संचय खाते को डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ जब हम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का संचय खाता खोलते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गतिविधियां करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता व संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते में समान शेष रहता है। पॉलिसी के देय होने पर जो है यहाँ पर जीवन बीमा पॉलिसी खाते को क्रेडिट व बैंक खाते को हम डेबिट कर देते हैं, जिसे बाद में सभी साझेदारों के मध्य बांट दिया जाता है। इस हेतु संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता डेबिट व साझेदारों का पूंजी खाता जो है वो क्रेडिट किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता जब खोलते हैं तो उस संबंध में जो इन मदों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है वो आपके यहाँ पर सामने। तो यहाँ पर अंत में अभ्यास प्रश्न इस अध्याय से संबंधित मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना आप किस प्रकार से करेंगे, जो हमने बताया तभी कि अंतिम खाते तैयार करते हैं, उसके बाद पूंजी खाते का शेष, उसका ख्याति का हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि जो है सबको हम कैलकुलेशन करने के पश्चात उसको देय राशि की गणना जो करते हैं उसको हमें लिखना है। फिर साझेदारों का संयुक्त जीवन बीमा क्यों कराया जाता है इसको समझाना है आपको। फिर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में देय प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाने की स्थिति को समझाइए, जबकि ज्वाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी में जो हम प्रीमियम चुका रहे हैं तो यदि हम व्यापारिक व्यय ट्रेड एक्सपेंडिचर मानते हैं तो उस स्थिति को आपको समझाना।